मनोज मिश्रा। आइए हम लोग अपनी ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में देखते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ, हम लोग इसकी गति को देखते हैं कि कैसे यह अपने जैसे एक पूरा सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और सब सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो कैसे यह अपने सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, साथ में यह अपने अक्ष पे भी घूमता रहता है। तो हम लोग जैसे बात करें, जैसे सूर्य ये है और इस सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी ऐसे गति करती है। और इस अपने गति करने के क्रम में यह अपने अक्ष पे भी जैसे ऐसे ऐसे और इससे ऐसे ऐसे घूमते 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 यह पूरे 365 दिन 1/4 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर लगा लेती है। इसके साथ ही अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। दो तरह की गति पृथ्वी करती है, एक अपने अक्ष पे, अपने अक्ष के साथ साथ जैसे ये सूर्य है तो इस अपने अक्ष पे घूमते 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 अपने पूरा एक चक्कर सूर्य के 365 दिनों में लगा लेती है और अपने अक्ष पे 24 घंटे घूमती है। इन दोनों गतियों को हम लोग कहते हैं, जब ये अपने अक्ष पे घूमती है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक का मतलब एक दिन से है। इसे अंग्रेजी में हम लोग रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं। रोटेशनल मूवमेंट ये 24 घंटे में होता है। इसके बाद हम लोग बात करें 365 दिनों में, जब पूरे, इसे हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक मतलब एक वर्ष में घूमने की स्थिति, या हम लोग इसे परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति तो अंग्रेजी में हम इसे रिवोल्यूशनरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशनरी मोशन, वार्षिक गति या परिक्रमण गति, और 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूमने को घूर्णन गति, दैनिक गति या रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं। ये गतियां सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। जैसे 24 घंटे में दिन और रात होते हैं, तो एक चक्कर में दिन और रात दोनों होते हैं, तो यह कहा जाता है कि पृथ्वी पर दिन और रात किन गतियों के कारण होता है, तो वो रोटेशनल मूवमेंट के नाते, घूर्णन गति के कारण, दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं, जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। साथ में पूरा वार्षिक गति जो होती है, परिक्रमण गति इसे कहते हैं, रोटेशनल मूवमेंट कहा जाता है। यह 365 दिन 6 घंटे में होता है और पृथ्वी इससे एक चक्कर सूर्य का लगा लेती है। इसे हम वार्षिक गति कहते हैं। इसमें ऋतुएं बदलती हैं पूरे एक साल में, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, बसंत, ये 4-5 ऋतुएं जो आती हैं क्रमशः, वो सब केवल इसके रोटेशनल मूवमेंट के कारण ही, सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण ही बदलती है, नहीं तो ऐसी स्थिति यहां ना आ पाए। अब हम लोग इन स्थितियों के बाद देखेंगे गतियों के कारण, एक तो ऋतु परिवर्तन, एक दैनिक परिवर्तन। इसमें दो स्थितियां और बनती हैं। एक स्थिति ऐसी बनती है कि एक बार पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है। जैसे हम सूर्य को ले लो, स्थिति के आधार पे सूर्य की स्थिति यहां है और पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है।
एक बार पृथ्वी यहां पहुंचती है, एक बार पृथ्वी नजदीक होती है, एक बार दूर। तो जब दूर होती है तो हम इसे अपसौर कहते हैं, अपसौर। इसे एपीहेलियन कहा जाता है इंग्लिश में। और यहां जब नजदीक होती है जिसे हम उपसौर कहते हैं, जिसे पेरीहेलियन कहा जाता है। अब इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से 91.5 91.5 मिलियन मील दूर होती है, मिलियन मील दूर होती है। और यहां 94.5 मिलियन मील होती है, मिलियन मील दूर होती है। ये स्थिति 3 जनवरी को पड़ती है और ये स्थिति 4 जुलाई को पड़ती है। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 4 जुलाई को जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है और पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो गर्मी क्यों पड़ती है, जबकि 3 जनवरी को हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है और हम लोग सूर्य के नजदीक हमारी पृथ्वी होती है, तो ऐसा क्यों है? तो उसका सीधा सा जवाब है कि पृथ्वी जैसे ऐसे है, इसमें पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध ये 2 भागों में बटा हुआ है। ये हम अगर पूर्वी गोलार्ध माने, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसे हम लोग पश्चिमी गोलार्ध माने, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम इसे यहां देख के चले तो हम लोगों का देश जैसे ग्रीनविच मीन टाइम के पूरब की तरफ जितने देश हैं और ग्रीनविच मीन टाइम से जितने देश पश्चिम की तरफ हैं वो पश्चिमी गोलार्ध के कहे जाते हैं, इधर पूर्वी गोलार्ध के कहे जाते हैं। तो हमारा पूर्वी गोलार्ध उस समय पृथ्वी सूर्य के सामने नहीं पड़ता, उतना ही सब सामने पड़ता है कि कम प्रकाश मिल पाता है। तो इस कारण ऐसी स्थिति बनती है कि दैनिक गति के कारण तो ठीक है, लेकिन लगातार जिस क्रम में ये रोटेशन कर रहा होता है उस क्रम में लगातार स्थितियां ऐसी बनती हैं कि हमें सीधा प्रकाश पृथ्वी पे नहीं आ पाता और उसके चलते ऐसी स्थिति बनती है कि 3 जनवरी को सीधा प्रकाश पूर्वी गोलार्ध पे न पड़ के पश्चिमी गोलार्ध पे पड़ता है। तो इस स्थिति में हमें इस ठंडी का मौसम दिखाई देता है, अर्थात हमें कम प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में मिल पाता है। उस कम प्रकाश के चलते हमें ठंडी का महसूस होता है जनवरी में, जबकि पृथ्वी उस समय सूर्य के नजदीक में होती है। यह इसी गति के कारण बनता है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इसमें डेट के आधार पे कि कैसे, अब हम लोग इसे प्रश्न सीधे पूछा जाता है उपसौर अपसौर क्या है, कितनी दूरी होती है, कौन कौन सी तिथियां हैं। तो 4 जुलाई की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है और 3 जनवरी की स्थिति में सबसे नजदीक होती है। अब हम लोग बात करते हैं 2 कॉन्सेप्ट और है इसका, मकर रेखा कर्क रेखा की स्थिति के आधार पर दैनिक गति और प्रकाश कैसे बटा हुआ होता है सूर्य और पृथ्वी के क्रम में। तो यहाँ हम लोग पृथ्वी को अगर ये मान के चले बड़ी भुजा के रूप में, तो इसके 2 लाइन हैं, एक ऊपर एक नीचे, इसे अभिकल्पित लाइन माना गया है तीनों लाइन को। एक है विषुवत जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, और एक है कैंकर जिसे हम कर्क कहते हैं, कर्क रेखा, और नीचे है मकर रेखा जिसे हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये तीनों लाइन है। सूर्य की स्थिति अगर यहां बनती है तो सूर्य का प्रकाश इन तीनों लाइंस पे सीधे क्रमिक रूप से पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी अपने रोटेशनल मोमेंट में होती है और इस रोटेशनल मोमेंट के क्रम में धीरे धीरे पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी भी है, आप लोग इसे जानते हैं। और इस झुकाव के कारण सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ता है तो सीधे विषुवत रेखा पे 2 दिवसों के आधार पे पड़ता है।
बाकी दिवस में कुछ हिस्से डिफ्लेक्ट होके पड़ता है, सीधा प्रकाश। और इसके पड़ने के क्रम में 3 स्थितियां बनती हैं, जहां 21 जून की स्थिति बनती है, फिर 22 दिसंबर की स्थिति बनती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे चमकता है, और यहां सीधे चमकने के नाते यहां इसकी रोशनी यहां लगातार पड़ती है, और यहां 6 महीने का दिन हो जाता है, लगातार रोशनी पड़ता है। और उस स्थिति में यहां 6 महीने की रात होती है। अब 21 जून के बाद सूर्य का प्रकाश सीधे चमकना फिर नीचे की तरफ वापस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलता है। और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश पुनः विषुवत रेखा पे पड़ता है, और धीरे धीरे ये 22 दिसंबर आते आते इसका सीधा प्रकाश 22 दिसंबर को किस पे पड़ता है, मकर रेखा पे। अब मकर रेखा से फिर जब ये वापस होना शुरू होता है तो यहां मकर रेखा को पार कर जाता है। कब? 14 जनवरी को। और 14 जनवरी को जब पार कर जाता है मकर रेखा को, और ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ आगे बढ़ता है, तो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। उल्लास से उत्तरी गोलार्ध वाले पर खुश हो जाते हैं कि हम अब सूरज की रोशनी हमें ज्यादा मिलेगी, फसल पकेगी, हम लोग खुश होंगे। और उस उल्लास में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, जिसे हम लोग कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिस कहते हैं। और इधर जब 21 जून से सूर्य यहां चमकता है सीधे, तो उसे हम लोग कैंकर सोलिस्टिस कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। लेकिन 23 सितंबर को हम लोग इसे शरद विषु कहते हैं, जिसे ऑटमनल सोलिस्टिस कहते हैं। और फिर यहां से 21 मार्च को पुनः विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, 21 मार्च को। और फिर धीरे धीरे 21 जून को यहां पहुंच जाता है, फिर रिटर्न होता है। यही क्रम चलता रहता है। सूर्य के क्रम में पृथ्वी जब इसे गति करती रहती है, तो इस क्रम में 4 सिचुएशन ऐसी बनती है। इस 4 सिचुएशंस में वह पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में 6 महीने की रात, 6 महीने के दिन बनते हैं ध्रुवों पे, और प्रकाश का वितरण असमान होता है। केवल 21 जून और 23 सितंबर को प्रकाश 12-12 घंटे का दिन और रात दोनों गोलार्धों में होता है। नहीं तो कुछ उत्तरी गोलार्ध में कभी ज्यादा बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होता है। वहां रातें बड़ी, यहाँ रातें बड़ी होती हैं, वहां दिन छोटा होता है। इसी क्रम में जहां दिन छोटा होगा वहां रात बड़ी होगी, यही स्थितियां बनी रहती हैं। तो आज हम लोगों ने इसके घूर्णन गति, परिक्रमण गति, इसके नजदीक होने पर उपसौर, दूर होने पे अपसौर, तथा 21 जून को कर्क संक्रांति, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे सीधे प्रकाश चमकता है, और 12-12 घंटे का दोनों गोलार्धों में बटे होते हैं समय का वितरण। और उसके बाद 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सीधे सूर्य के प्रकाश चमकता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है, और 6 महीने की रात उस समय उत्तरी गोलार्ध ध्रुव पर होता है। तो आज का क्लास यही कंप्लीट हुआ। थैंक यू। जय हिंद।